कि संविधान ने हमें जो कुछ दिया उसके बावजूद जिन लोगों की जिम्मेदारियां थी उन्होंने वो जिम्मेदारियां अदा नहीं की। आज की तारीख में देख लीजिए पूरे देश में धर्म के नाम पर किस तरीके की नफरत बोई जा रही है। जब तक हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करती है हमें उसके खिलाफ भी मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। और एक है तो सिर्फ कह करके आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो ये कहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी ये तो पहले से एक है कि संविधान दिवस का महत्व केवल 26 नवंबर के दिन नहीं है। इस संविधान दिवस का महत्व पूरे साल के 365 दिन है। सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई भूमिहीन है तो वो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं। तो अगर आप सबको न्याय देना चाहते हैं तो भूमिहीन लोगों को जमीनें बांटना शुरू कीजिए। और राजा कोई अगर बनेगा तो वो संविधान की बदौलत, जो संविधान के जो नियम है उस संविधान की बदौलत बनेगा, अन्यथा किसी के पेट से राजा बनने की परंपरा बंद कर दी गई। साथियों, आज जब हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, आप मेरे सामने हैं, हमारे कुछ साथी मंच पर हैं, मैं यहां खड़ा हूं। आपके अलग अलग हिस्से में इस पूरे के पूरे का जो पूरा का पूरा ये मैदान है, इस मैदान के अलग अलग हिस्से में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये तमाम तरीके का काम आज हम जिस वजह से कर पा रहे हैं वो इसी संविधान की बदौलत है। अन्यथा हम सब ने देखा, हमने अपने पूर्वजों को सुना, हमने अपने बाप को, अपने दादा को, परदादा को भी सुना कि किस तरीके का जीवन हमारे पुरखों ने जिया है। तो आज हम जो कुछ भी हैं, मैं अगर किसी विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूं, आपसे बात कर पा रहा हूं तो वो इसी संविधान की बदौलत है। अन्यथा हम सब लोग जानते हैं कि इस देश में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को तो पढ़ने का कोई हक ही नहीं था। महिलाओं की जब बात आती है तो उनके बारे में तो कहा जाता था कि भाई उनको पढ़ने का हक नहीं है, और अगर कोई गलती से पढ़ जाए, कोई शूद्र भी पढ़ ले तो उनके कानों में तो पिघला करके गर्म शीशा डाल देना चाहिए। और उस जगह से उठ करके आज हम लोग यहां बैठे हैं। हमारी साथी कंचना जी, डॉक्टर साहिबा आपसे बात कर रही थी तो वो इसी की बदौलत है कि ये संविधान हम सबके सामने है। अभी हम सब ने जो शपथ ली, जिस प्रस्तावना को दोहराया, वो इस बात की मिसाल है कि आज हमने जो कुछ पाया है उसी की बदौलत है। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए हमारे पुरखों को, उनको याद करने की जरूरत है जिनकी बदौलत हम यहां पर हैं। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, जयपाल सिंह मुंडा हो, और आपकी अपनी छत्तीसगढ़ी जमीन के कांकेर से एक रिप्रेजेंटेटिव थे, एक व्यक्ति थे जो इस संविधान को बनाने में मशगूल थे। उनका नाम था राम प्रसाद पोटाई साहब। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, और ऐसे ही तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी बदौलत हमें संविधान में यह हक और हुकूक मिला कि जिसकी बदौलत मैं बोल पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं। साथियों, आज के इस दौर में जब इस संविधान को बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तब हमारे पुरखों ने एक सपना देखा था, एक ऐसा सपना जहां कहा गया कि सबको बराबरी का हक मिलेगा, सबको जो है बराबरी से देखा जाएगा, सबको न्याय मिलेगा।
बातें कही गई, बातें लिखी गई, लेकिन आज 75 साल बाद भी जब मैं और आप हम बैठे हैं तो रोज आए दिन कोई ना कोई घटना सुनने को मिलती है कि आज फला जगह पर किसी दलित व्यक्ति को मूंछ रखने पर पिटाई कर दी गई, किसी मटके को छू लेने पर। राजस्थान के भीतर एक 8 साल का बच्चा इंद्र मेघवाल को उसके टीचर ने इतना पीटा कि 2 दिन बाद हॉस्पिटल में जाकर के बच्चे ने दम तोड़ दिया। संविधान ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि बाबा साहब कहते थे कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसको मानने वाले, उसको मनवाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आए दिन किसी दलित को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, आए दिन किसी को पीटा जाता है। और अभी कुछ दिन पहले, 4 दिन पहले, एक आदिवासी बच्ची को उड़ीसा के भीतर दबंगों ने इतना पीटा, इतना मारा कि उसे उसी का पेशाब पीने पर मजबूर कर दिया गया। हमने देखा मध्य प्रदेश के भीतर एक आदिवासी लड़के को वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके नेता ने इतना पीटा, इतना मारा, और पीट करके दारू पिया हुआ वो व्यक्ति एक आदिवासी बच्चे को उसी के ऊपर पेशाब करना शुरू कर देता है। इसलिए जब हम लोग यहां पर खड़े हैं तो इस बात को भी कहना जरूरी है कि संविधान ने हमें जो कुछ दिया, उसके बावजूद जिन लोगों की जिम्मेदारियां थी उन्होंने वो जिम्मेदारियां अदा नहीं की। जो लोग सत्ता में हैं, जो सरकार में हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सांसद है, विधायक है, प्रधानमंत्री के पद तक जो लोग बैठे हैं या राष्ट्रपति के पद पर भी जो लोग बैठे हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभाई। अगर उन्होंने ये जिम्मेदारियां ठीक से निभाई होती तो शायद आज की तारीख में किसी दलित को घोड़ी पर बैठने से नहीं रोका जाता, किसी बच्चे को मटका छूने पर नहीं पीटा जाता, किसी नेता को मंदिर में घुसने से नहीं रोका जाता। हमारा संविधान तो यह कहता है कि जितने लोग इस धरती पर हैं, इस देश के भीतर हैं, जो भी इस भारत की नागरिकता रखते हैं, उनके ऊपर उनको अपना धर्म की उपासना की, पूजा पद्धति की आजादी होगी। वो किसी भी धर्म को माने, किसी भी जात के हो, किसी भी बिरादरी को हो, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लोग मंदिरों में जाना चाहते हैं उन्हें रोका जाता है, कभी जाति के नाम पर, कभी महिला या पुरुष के नाम पर, या कभी किसी और नाम पर। आए दिन हम घटनाएं सुनते हैं कि आज फला जगह पर मंदिर में घुसने से रोक दिया गया या पीट दिया गया। हमने ये भी देखा कि जो लोग हमारे उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे, बाबू जगजीवन राम साहब बिहार से आते थे, दलित तबके से थे। एक बार जब बनारस गए थे, एक घाट पर आरती देखने के लिए, उनको आने के बाद पूरे घाट को गंगा जल से धोया गया। एक उप प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति के साथ जब यह सलूक हो सकता है तो हमारी आपकी क्या स्थिति है समाज में, हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से जाति के नाम पर हमें प्रताड़ित किया जाता है, किस तरीके से धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। आज की तारीख में देख लीजिए, पूरे देश में धर्म के नाम पर किस तरीके की नफरत बोई जा रही है। कहा जा रहा है कि फला धर्म खतरे में है, आप उसको बचाने के लिए निकल पड़िए, और दूसरे धर्मों को मानने वालों के ऊपर हमला करने के लिए उकसाया जाता है। आपके बच्चों के हाथ में तलवार थमा दी जाती है, बंदूक थमा के दी जाती है, पत्थर और जो है ईंटा थमा करके उनके अपने बच्चे, कोई विदेश में पढ़ता है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है, कोई मुख्यमंत्री तक बन गए, और आपके बच्चों को धर्म बचाने के लिए लगा दिया गया। इसीलिए जब हम लोग आज यहां पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं बातों को, और बाबा साहब की प्रतिमा जब हमारे सामने है, तो यह समझना होगा कि हमारी जो लड़ाई है, इस देश को बनाने की लड़ाई है,
इस देश के संविधान को ठीक से लागू करने और करवाने की लड़ाई है, किसी धर्म को बचाने की लड़ाई हमारी नहीं है। हमारी लड़ाई कलम और कॉपी की है, हमारी लड़ाई पढ़ाई की है, लिखाई की लड़ाई है। हमारी लड़ाई किसी मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है। आज आपके बच्चों ने, पहले तो पढ़ नहीं रहे थे, और जब से बच्चों ने पढ़ना शुरू किया तो अलग अलग तरीके से आपके बच्चों को पढ़ने से या आगे बढ़ने से रोका जाता है। आज देख लीजिए, कहीं किसी पहली बात तो सरकारी नौकरियां है ही नहीं, और जो सरकारी नौकरियां हैं भी उनमें कहीं पर, जैसे विश्वविद्यालयों में एक प्रक्रिया चल रही है कि एनएफएस कर देते हैं, कह देते हैं कि दलित या आदिवासी तबके से या पिछड़े तबके से आने वाले लोग तो योग्य ही नहीं है, और अयोग्य कह करके उन सीटों को खाली रख दिया जाता है। और अब तो स्थिति यह आ गई है कि देश भर में लेटरल एंट्री के नाम पर पूरे देश में डायरेक्टली जो है सचिव बना दिए गए, डायरेक्टर बना दिए गए, डिप्टी डायरेक्टर बना दिए गए। और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि हमारी सरकार ने किस तरीके से विज्ञापन पर विज्ञापन निकाले और तमाम तरीके के जो आरक्षण के प्रावधान थे उनको खारिज करते हुए आगे बढ़ते चले गए। इसीलिए यहां से जब हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की भी लड़ाई है, और कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब तक हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं करती है, हमें उसके खिलाफ भी मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। अपने हक और हुकूक के लिए लड़ने की जरूरत है। साथियों, अगर हम लोग देखें तो तमाम तरीके की सरकारी जो मशीनरी है आपके खिलाफ एक एजेंडा चला रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक नारा आया था पिछले दिनों कि एक है तो सेफ है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि इस देश को जातियों में बांटा किसने? भाई हम तो एक ही थे, बांटने वाले तो आप ही लोग थे, आपके पुरखे थे। और एक है तो सेफ कहकर के आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो ये कहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी ये तो पहले से एक है, और हम तो बाकियों को भी साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो तमाम लोग जो इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका ये जो एक है तो सेफ का जो एजेंडा है, हम उसके साथ नहीं है, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने पहले इस देश को बांटा, जातियों के नाम पर बांटा, धर्मों के नाम पर बांटा। लेकिन हम इस देश को एकजुट करने वाले लोग हैं, और वो संविधान के माध्यम से एकजुट करने वाले लोग हैं। आज अलग अलग संस्थानों के माध्यम से हमने पिछले दिनों देखा था कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें कहा गया कि आरक्षण में जो है अब वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता है। उस पर चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे लगता है, क्योंकि संविधान सभा के भीतर जब एसटी और एससी के आरक्षण पर चर्चा चली थी, तब यह कहा गया था कि इस देश के भीतर एसटी और एससी एक ऐसा तबका है जिसे उस कभी भी हिस्सेदारी नहीं दी गई, जिसे अब इस देश को बनाने में उसका सहयोग लेने की आवश्यकता है, उसे उसका रिप्रेजेंटेशन देने की आवश्यकता है। और तब जिस सवाल को संविधान सभा की बैठक में शामिल कर लिया गया, वहीं पर उस सवाल को क्लिंच कर लिया गया। उसके बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि आए दिन किसी ना किसी तरीके से उस आरक्षण के ऊपर हमला हो रहा है। कभी किसी कानून के माध्यम से होता है, तो कभी किसी दूसरे तरीके से उसके ऊपर हमला होता है। और पिछले दिनों जो वर्डिक्ट आया था, जो फैसला आया था, उसमें कहा गया कि अब आरक्षण का वर्गीकरण किए जाने की आवश्यकता है। अरे भाई, हम तो पहले से कह रहे थे कि भाई आप अभी एक तरफ कहते हैं कि एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, अब आप ही दोबारा से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सच में इस देश के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को या फिर महिलाओं को न्याय देना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी चीज है कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण को लागू कीजिए। तब जाकर के आप सही मायनों में इस देश के पिछड़ों को, बहुजनों को न्याय दे पाएंगे। न केवल इतना सा मामला है,
यहां से यह कहना भी जरूरी है कि भाई सिर्फ नौकरियों का आरक्षण का मामला नहीं, इस देश में 85-86%, 85 से 86% दलित ऐसे हैं जिनके पास 0 से 2 एकड़ के बीच में जमीन है। सबसे ज्यादा इस देश में अगर कोई भूमिहीन है तो वो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं। तो अगर आप सबको न्याय देना चाहते हैं तो भूमिहीन लोगों को जमीनें बांटना शुरू कीजिए, तब आप सही मायनों में न्याय कर पाएंगे। अन्यथा ये नौकरियों में जो आरक्षण का जो आपने झुंझुना फेरा हुआ है उससे आप कतई न्याय नहीं कर पाएंगे। आप क्या कर रहे हैं? आदिवासियों को आपस में लड़ा रहे हैं, दलितों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पिछड़ों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जात को दूसरे के खिलाफ इकट्ठा किया गया। पिछले दिनों हमने देखा कि जब से यह वर्डिक्ट आया, दलितों के बीच में ही एक दूसरी कम्युनिटी को गाली देने की परंपरा शुरू हो गई। आदिवासियों के बीच में भी यही शुरू हुआ, ओबीसी के बीच में भी यही सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने आपकी जिस एकता थी, जिस बहुजन यूनिटी की हम लोग बात करते हैं, जिस बोल 85 का नारा देते हैं, उस 85% को इस तरीके से तोड़ने का काम शुरू किया है कि दोबारा आप शायद कभी एकजुट हो पाए। वो लगातार उनका एक एजेंडा है कि इस 85% को इतना बिखेर दीजिए कि कभी भी किसी भी सूरत हाल ये इकट्ठा ना हो पाए। वो चाहते हैं कि आप आपस में लड़े ताकि आपकी यूनिटी ना बने, और जब आप बिखर जाएंगे, जब आप अलग अलग हो जाएंगे, तब उनका असली जो एजेंडा है, जो मनुस्मृति को लागू करने का एजेंडा है, उसे वो लागू कर पाएंगे। हमने देखा था लगभग 3 साल पहले संसद के बाहर एक सड़क के ऊपर संविधान सभा की प्रतियां जलाई गई थी। हम लोगों ने तब भी प्रतिरोध दर्ज कराया था कि जो लोग इस हरकत में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में इस तरीके का कोई खिलवाड़ हमारे संविधान के खिलाफ या कोई भी खिलवाड़ हमारे पुरखों के उस सपने के खिलाफ न किया जाए। ऐसे लोगों को पाबंद किए जाने की जरूरत है, लेकिन कोई एक्शन ऐसे लोगों के ऊपर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक खास विचारधारा के लोग थे। उनका एजेंडा है कि संविधान को किसी दूसरे तरीके से तोड़ दिया जाए, मरोड़ करके, और उनकी दूसरी जो असली एजेंडा उसको लागू किया जाए। लेकिन यहां से यह कहना जरूरी है कि हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम जयपाल सिंह मुंडा के वंशज हैं, हम राम प्रसाद पोटाई के वंशज हैं। और मैं यहां से एक और नाम आपको देना चाहता हूं। संविधान सभा के भीतर एक बहुजन महिला थी, सिर्फ एक महिला, जो केरल के दलित समाज से आती थी। उनका नाम था दाक्षायणी वेलुधायन। दलित समाज की पहली महिला ग्रेजुएट, जिसने पहला बीए जो इस देश में किया था, केरल से आने वाली दाक्षायणी वेलुधायन थी, जो संविधान सभा में दलितों के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए, और खास करके महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो अकेली महिला थी जो बहुजन तबके की महिलाओं के लिए लड़ रही थी। अन्यथा बाकी की जो 12 महिलाएं थी वो तमाम अपर कास्ट महिलाएं थी और उन्होंने अपने हक की बात की, लेकिन कभी दलितों की समस्याओं को नहीं समझा, कभी आदिवासियों की समस्याओं को नहीं समझा, कभी पिछड़ों की समस्याओं को नहीं समझा। लेकिन वो अकेली उस संविधान सभा के भीतर डटी रही, लड़ती रही, और उनके लिए जितना हक वो सुनिश्चित करा सकती थी अकेली, उस तक वो गई। तो इसीलिए यहां से हम लोग जब ये बात कर रहे हैं तो ये कहना जरूरी है कि ऐ मेरे पुरखों, हम तुम्हारे उस सपने को ध्वस्त नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे सपने को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। लाख कोशिशें वो कर ले, संविधान के साथ खिलवाड़ करने की लाख कोशिशें कर ले, वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की, हम उस सपने को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। हमने ये भी देखा कि संविधान सभा के भीतर एक प्राइवेट बिल ला करके संविधान की जिस प्रस्तावना का पाठ हमने अभी किया था, उस प्रस्तावना को बदलने की भी कोशिश की गई थी। हालांकि उस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन आप समझिए कि किस तरीके की साजिश
आपके पुरखों के सपने के ऊपर उस सपने को कुचलने के लिए, संविधान को कुचलने के लिए की जा रही है। यह कोई छोटा मामला नहीं है, यह एक बहुत बड़ी बात है कि जिस संविधान की बदौलत जो लोग चुन करके संविधान जो आपकी संसद के भीतर गए थे, वो इस तरीके के मंसूबे रखते हैं। तो जब हम लोग यह भिलाई की धरती पर बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को भी मैसेज दिए जाने की जरूरत है कि ताकि वो इस संविधान को ना कुचल पाए। हमने यह भी देखा कि जब इस संविधान को बनाया जा रहा था, जिस तरीके की बातें कही गई और जो हमें दिया गया, उसको भी यहां से याद करने की जरूरत है कि जिस तरीके की गैर बराबरी इस समाज में थी कि जाति के नाम पर एक पूरा का पूरा एक ढांचा बना हुआ था कि कुछ लोग जो है मुंह से पैदा होंगे, कुछ पैर से पैदा होंगे। संविधान सभा की बैठक में यह तय किया गया कि आज से मुंह से पैदा होना बंद, आज से पैर से पैदा होना बंद, सब लोग इस देश में समान रहेंगे, सब लोग बराबर रहेंगे। पहले तय होता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, संतरी का बेटा संतरी बनेगा, और जो नौकर था उसका बेटा नौकर बनेगा। लेकिन हमारे पुरखों ने तय किया कि राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा, और राजा कोई अगर बनेगा तो वो संविधान की बदौलत, जो संविधान के जो नियम है उस संविधान की बदौलत बनेगा, अन्यथा किसी के पेट से राजा बनने की परंपरा बंद कर दी गई। साथियों, जब हम लोग ये देखते हैं तो जिस तरीके का हमला इस देश के भीतर आजादी के पहले दलितों और आदिवासियों के ऊपर किया जा रहा था, हमने देखा कि हमारी मां सावित्रीबाई फूले, हमारी पुरखिन जिस तरीके की लड़ाई हमारे समाज की महिलाओं के लिए लड़ी, चाहे पढ़ाई का मामला हो, शिक्षा जिसको आज हम सब लोग इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, जानते हैं कि इसका क्या महत्व हमारे जीवन में है, उसको पढ़ने के लिए, उसको बच्चियों को पढ़ाने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी गई। लेकिन जब संविधान लागू किया गया तब उस लड़ाई को एक मुकम्मल मुकाम पर पहुंचाया गया और कहा गया कि इस देश की महिलाओं को भी पढ़ने का हक होगा, इस देश की महिलाओं को भी नौकरी करने का हक होगा, इस देश की महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी से आगे बढ़ने का हक होगा। अन्यथा यह समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं, 75 साल पहले हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को घर के बाहर नहीं निकलने देता था। उनके साथ जो शोषण और दमन चल रहा था, उस शोषण को इस संविधान के भीतर खत्म किया गया। इसलिए इस दिन को याद किए जाने की जरूरत है। दूसरी तरफ एक बड़ी लड़ाई कि जिस तरीके से समाज के भीतर एक परंपरा चली आ रही थी कि जो अपर समाज से होगा, अपर कास्ट होगा, उसके पास ज्यादा विशेष अधिकार होंगे, उसी के पास नौकरियां होंगी, सब कुछ उसी का होगा, जमीन भी उसकी होगी, मकान भी उसका होगा, और सब कुछ जो राजा का होगा। आज ये तय किया गया कि इस देश का गरीब तबका हो या दलित आदिवासी पिछड़े तबके के लोग हो, सबको बराबरी मिलेगी। किसी के साथ किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर कोई करेगा तो जेल जाएगा। इसीलिए जब संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं तो इसको भी याद किए जाने की जरूरत है। हम सब ने देखा कि आजादी के पहले किस तरीके से राजाओं का शासन चल रहा था। राजा तय करते थे कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, लेकिन हमारे इस संविधान ने तय किया कि किसी के पास यह हक नहीं होगा कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा, कौन क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। यह संविधान ने कहा कि जिसका जो मन है, जिसको जो हक दिया गया है संविधान में, कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके, जिसका जो मन है, जो काम करना चाहता है, उसको वो हक है और वो कर सकता है। उसी की बदौलत आज हम सब लोग यहां पर हैं। तो साथियों, इसीलिए संविधान को जब याद कर रहे हैं, संविधान दिवस को जब हम लोग मना रहे हैं, तो उन सब चीजों को मानने की जरूरत है जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए सपना देखा था। जब हम लोग ये तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं, तो ये कहना भी बहुत जरूरी है कि तमाम तरीके के प्रावधानों के बावजूद भी
आज आजादी के 75 साल बाद भी लगातार अभी भी वो सपना जो हमारे पुरखों ने देखा था उसको लागू करने के लिए, उसको पाने के लिए हम भी आज लड़ रहे हैं। ऐसे में जब हम लोग यहां बैठे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि तमाम तबके के लोग जो इस संविधान में विश्वास करने वाले हैं, हम सबको साथ में लेकर के चले। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहां जितने लोग हैं, मुझे नहीं पता इसमें, क्योंकि मैं आदिवासी समाज से आता हूं, मुझे नहीं पता यहां आदिवासी समाज का कितना रिप्रेजेंटेशन है, कितने लोग हैं जो आदिवासी समाज से हैं, कितने लोग हैं जो पिछड़े ओबीसी समाज से आते हैं या अगले समाज से हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये लड़ाई अकेले यहां जो आयोजक है बौद्ध कल्याण समिति उनकी नहीं है, ये लड़ाई इस देश के आदिवासियों की भी है, पिछड़ों की भी है, अगड़ों की भी है, महिलाओं की भी है, पुरुषों की भी है और तमाम तबके के लोगों की है। इसीलिए यहां जो लोग शामिल हैं उनके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई। जो लोग यहां इस प्रांगण में शामिल नहीं है और कहीं बाहर है, उन सब से मैं कह देना चाहता हूं कि आइए, एक साथ आइए, मिल करके इस लड़ाई को लड़िए। अन्यथा अगर अकेले अकेले रहेंगे तो वो लोग जो उनका सपना इस संविधान को कुचलने का है वो इस मंसूबे को पूरा कर जाएंगे, और अगर हम जितने बिखरे रहेंगे उतना उनका सपना मजबूत होगा। इसलिए वहां से उठिए, साथ में आइए और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने की जरूरत है साथियों। यही सब बातें कह करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और इस बात को यहां से कहना बहुत जरूरी है कि संविधान दिवस का महत्व केवल 26 नवंबर के दिन नहीं है। इस संविधान दिवस का महत्व पूरे साल के 365 दिन है जब हमको इस संविधान दिवस को सेलिब्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं सुबह उठ करके और शाम को जब हम सोने जाते हैं, दिन भर की पूरी गतिविधियां हमारे इसी संविधान की बदौलत चल रही है। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे पुरखों का, जिन्होंने ये ऐसा दस्तावेज हम सबको दिया जिसकी बदौलत हम आज खुले आसमान में हैं, एक खुली छांव में हैं, हम स्वच्छ हवा ले पा रहे हैं, अच्छे खुले में सांस ले पा रहे हैं और जो चीज हम करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं। इसलिए हमें उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आखिरी में एक नारा आप सबसे लगवाना चाहता हूं, आप लगाइए और फिर उसके बाद मैं बैठूंगा। संविधान जिंदाबाद।